हेलो प्यारे बच्चों, तुम लोग सभी क्लास से जुड़ जाओ। आज का लेक्चर हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम मिशन 2023 है, जिसका पहला सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों मिला करके रहेगा। दोनों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो और ये ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों जो है, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल पॉलिटेक्निक, ITI और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों के आग्रह पे हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमने लिया है आवेश का मात्रक एवं विमा। तो आप लोगों को सबसे पहले हमने आवेश के बारे में बता दिया था। आवेश क्या है? तो हमने वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश, फिर यहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आ जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बन गया, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और आवेश का मात्रक एवं विमा क्या होता है? तो आवेश का मात्रक, आवेश को हम लोग जनरली Q से सूचित करते हैं और Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर IT। और तो इसका IT पहले हम क्या कहते हैं? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का मात्रक कूलम्ब। और इसका विमा क्या होता है? तो I के लिए I और T के लिए T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। आवेश का मात्रक कूलम्ब, विमा IT, या किसी बुक में AT भी होगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। AT या IT दोनों चलेगा, जिस बुक में जो होगा। वैसे जनरली IT ही यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या AT भी कहीं दिया हुआ है तो दोनों चलेगा। अगला क्वेश्चन, तो ये हो गया आवेश का मात्रक, कूलम्ब और विमा, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है? तो हमने बताया था कोई वस्तु कब आवेशित होता है। तो जब कोई वस्तु आवेशित होने का कारण क्या है? तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने का कारण क्या होता है? वो वस्तु धनावेशित हो जाता है। तो किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का घटना या बढ़ना, दोनों केस में हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 में पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को भी 2018 में पूछा, 2017 में, ये 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो सबसे पहले तो उसका आवेशित होने का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगा, घटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कहा? उसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान घट और बढ़ दोनों सकता है। उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान घट एवं
बढ़ सकता है। जिस तरह आवेशित होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन घट और बढ़ सकता है, उसी तरह क्या कहते हैं, द्रव्यमान आवेशित करने पर द्रव्यमान क्या होगा, तो घट और बढ़ दोनों सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही से रिलेटेड था और बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है बोर्ड में, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो आवेश स्थिर होने का अर्थ क्या है? आवेश स्थिर होने का अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैट। आवेश का अध्ययन जब हम स्थिर अवस्था में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो जब आवेश होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यही आवेश अगर एक गतिमान आवेश, ये अगले चैप्टर में हम बताएंगे, जब आवेश गतिमान रहेगा तब वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक ना। स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर ये आवेश गतिमान हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा। अगले क्लास में इसका चर्चा हम करेंगे, अगले चैप्टर में करंट में इसका चर्चा करेंगे। अब कहता है एक धनावेशित वस्तु में, तो अभी जस्ट ही इस क्वेश्चन में इससे पहले हमने जिक्र किया जो कि अगर कोई वस्तु धनावेशित है, तो अगर धनावेशित है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का घटना हुआ तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ऋणावेशित। दोनों इसी में इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछता है, ध्यान रखिएगा जो कि क्वेश्चन को जवाब देना है। इलेक्ट्रॉन का कमी, ठीक है। कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कूलम्ब बल संरक्षी बल है, और संरक्षी बल किसको कहते हैं, कूलम्ब बल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कूलम्ब बल कैसा बल है, तो संरक्षी बल है। अब इसको देखिए आप लोग, संरक्षी बल कहता है वैसा बल जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता हो, वैसे बल को संरक्षी बल कहते हैं। संरक्षी बल जो होता है वो संरक्षी बल किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर करता है। संरक्षी बल किस प्रकार के बल को कहेंगे, तो जो कार्य जो किया जाएगा उसके पथ पर जब निर्भर करता, पथ पर निर्भर जो करेगा जो बल, उसको संरक्षी बल कहेंगे। और सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है। और केंद्रीय बल किसको कहेंगे, आप देखिए विद्युत बल संरक्षी बल है। चूंकि हम विद्युत बल किसका पालन करता है, तो कूलम्ब नियम का पालन करता है, ठीक है। दो आवेश रखते हैं, अब दोनों आवेश के बीच की दूरी रखती है, बीच में दूरी रहता है, ये आवेश है, ये भी आवेश है, ये इसके बीच सेंटर है यहाँ पे। तो इस कारण इस प्रकार के बल को संरक्षी बल भी कहेंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में जो है ये केंद्रीय बल भी रहेगा। तो ऐसा नहीं जो संरक्षी बल पढ़ के गए और केंद्रीय बल वहां पूछ दिया तो उसका आंसर नहीं देना है, ठीक ना। ये केंद्रीय कूलम्ब बल जो है संरक्षी बल भी है और केंद्रीय बल भी है। अब अगला क्वेश्चन, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण का मतलब होता है 2He4। अल्फा एक धातु का प्रवर्धकांक कितना होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। एक अल्फा क्या कहता है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण को हम लोग 2He4 लिखते हैं, ठीक है। अल्फा कण को लिखते हैं 2He4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो अब यहां देखिए 2 है तो 2 गुना, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो 1.6
1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, इतना आवेश हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? अब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को हम लोग जनरली किसी से सूचित करते हैं, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नोड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं मात्रक। तो ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू नोड। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? तो चूंकि बल का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम्ब, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। अब फिर इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो ई का डायमेंशन हो जाएगा, ऊपर में फोर्स है तो mlt-2 बटे क्यू। क्यू का आवेश कितना होता है? 80। अब इसको लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m l t का पावर माइनस क्यू, ये ऊपर चल जाएगा तो ये इनवर्स। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। तो मात्रक ये हो गया न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे फंस जाता है आदमी। जो विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत बल जो है ये इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, विद्युत जो है, विद्युत बल जो है ये अदिश राशि में आ जाता है। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि ये क्या है तो सदिश राशि है, क्योंकि ये बीजगणितीय नियम का पालन करता है और वो बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या लिखे हैं? 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश कितना होगा? ये नाइट्रोजन 7 है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो 14 है। परमाणु संख्या नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। तो देखिए ये 14 जो है, चूंकि P प्लस N जो हो जाएगा, P प्लस N ये 14 है और यहाँ 7 जो है ये P है, P बराबर 7 है। तो N बराबर कितना हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा 14 माइनस 7, ये हो जाएगा 7। ठीक, अब जो है न्यूक्लियस पे आवेश कितना होगा? तो इस न्यूक्लियस पे आवेश कितना हो जाएगा? तो Q बराबर Ne। Ne N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो यहाँ पे 7n हो गया और 7 इलेक्ट्रॉन भी हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 7 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? तो जस्ट अभी इससे आगे हम बताए थे 1.7 इंटू 10⁻⁻19, ये 112 10⁻⁻19 कूलम, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को यही इसका आंसर हुआ, ठीक ना? ये कूलम हो गया। अब अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता, परमिटिविटी। परमिटिविटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसके लिए आप लोग परमिटिविटी कहां से हम लोग निकालेंगे? तो सबसे पहले हम कूलम लॉ पे जाते हैं। कूलम का नियम क्या है? तो अभी जस्ट बताए थे, जो दो आवेश के बीच। तो ये इस कूलम नियम जो है, इसमें कूलम बल कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। और इसी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो K लिखते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहां से K को निकाल, K बराबर क्या हो जाएगा, तो F आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। ठीक है। अब यहां से K का यूनिट निकालते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया। यहां से फिर हम K का जो क्या कहते हैं यूनिट होगा, वो एप्सिलॉन नॉट का K का अपोजिट जो है, इनवर्स जो होगा, वो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। अब क्या हो जाएगा, तो चूंकि उसमें लिखे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स एन इनवर्स एम इनवर्स बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका यूनिट। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां से फिर डायमेंशन भी निकाल लीजिए आप लोग। डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो K बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर अब बटे 80 तो ये क्या हो जाएगा, एम एल क्यू और टी माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा, ए माइनस 2 और टी स्क्वायर है तो टी दोनों चल जाएगा, तो टी माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका इनवर्स अगर हम करें, चूंकि ये K का हम निकाले, तो इसका अगर करेंगे तो m इनवर्स L माइनस क्यू और T4 I स्क्वायर, ये इसका विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा है। वो इसका मात्रक कितना हो गया, मात्रक हो गया n इनवर्स m स्क्वायर m माइनस 2 और कूलम स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या हुआ, m इनवर्स L माइनस क्यू T4 A स्क्वायर। हाँ, तो अगला सवाल है 1 कूलम आवेश बराबर व्हाट ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। 1 कूलम आवेश बराबर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। ये तो इसका तो जिक्र हम इससे पहले भी किए थे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर, ये होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब आगे
अब देखिए कंफ्यूजन नहीं करना तुम लोग, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में अंतर है। एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है 8.854 तक भी जाएगा, ये कोई बात नहीं है। इंटू 10⁻⁻12 होता है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, ठीक ना, नहीं तो एग्जाम में गलत मार करके नहीं आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है कूलम नियम पर आधारित है। कूलम नियम क्या कहता है, तो कूलम नियम क्या कहता है, F समानुपाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्ट इसे लिखो ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाता है, तो 1/r², क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², वो तो कांस्टेंट कर दिए। तो F समानुपाती F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, दूरी का होता है। यहां से हम एक चीज इसमें क्लियर कर लें, कहता है जब दोनों आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो मान लेते हैं पहले इसका दूरी कितना था, r था, बाद में क्या किए, इसका दूरी r/2 कर दिए। तो कहता है कूलम नियम में पहले जो बल होगा, मान के चलिए F1 हम निकाल लेते हैं, तो F1 क्या होगा 1/r1², फिर F2 क्या हो जाएगा 1/r2² हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से क्या देखना है, F1/F2, तो दूरी आधी कर दी जाए, तो यानी F2/F1 ये क्या हो जाएगा, F2/F1 का मान कितना हो जाएगा, R, चूंकि इसमें R1 ऊपर चल जाएगा, तो R1/R2²। अब यहां से क्या आ जाएगा, तो चूंकि हम ये जानते हैं R1 का मान कितना था, R था, R1 का मान R था, और R2 का मान कितना था, तो R/2 था, तो R/2 इसका होल स्क्वायर। यहां R बटे R कैंसिल, क्या 1/4 1/2 जो है ये ऊपर चल जाएगा, तो ये 2² बचेगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बल का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। बल का पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। इससे एक चीज और रिजल्ट निकला, जब कूलम नियम में जब दूरी को घटाते हैं तो बल का मान बढ़ता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो वहां ये कैलकुलेशन में दिक्कत मत कीजिएगा, ठीक। मिटाने वाला अगला क्वेश्चन है पानी की प्रावैधुतांक। पानी की प्रावैधुतांक 80 है। पानी की प्रावैधुतांक 80 है, तो इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, तो इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। तो यहां पे हम जानते हैं, चूंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, जहां एप्सिलॉन आर क्या है, मीडियम के लिए है, क्या कहते हैं, वाटर का है। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ एप्सिलॉन
आर का मान कितना है 80 दिया हुआ तो है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं, तो एप्सिलॉन निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक, और इंटू 80, इसको गुना कर दीजिए और ये जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको गुना किया जाए, बताओ गुना करके कितना होता है, बताओ। तो ये गुना हो जाएगा 708.32 इंटू 10⁻12, ये तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब देखिए इस तरह से भी पानी पूछ दिया, पानी का परावैद्युतांक भी दे दिया, डाइलेक्ट्रिक भी दे दिया, और वहां से क्या कहते हैं विद्युतशीलता भी, परमिटिविटी निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो यहां फंसना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कितने इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 1 कूलम होगा। कितने इलेक्ट्रॉन पर, कितने इलेक्ट्रॉन पर एक कूलम आवेश होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, चूंकि आवेश का मान गिवन क्या सब दिया हुआ है, Q दे दिया है, 1 कूलम दे दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन, N की संख्या पूछ रही है, N बराबर वाट, और हम फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। क्या होता है, Ne होता है। अब N, तो यहां से N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ये हो जाएगा, Q बटे ये हो जाएगा। अब Q का मान कितना है 1, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो कैसे होगा, इस पॉइंट को हटा दीजिए 0, ठीक है, और क्या करें यहाँ एक पॉइंट और दे देते हैं, तो यहाँ 1 हटा देते हैं, ऊपर लेके चल जाते हैं, तो 100 हो गया, 1696, 6.25 इंटू 10⁻+8 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को बता चुके हैं हम, ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन में बताए हुए हैं, ठीक ना, ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसको साफ कर लिए हम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम अब जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पे हम सारा क्वेश्चन डाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्वेश्चन डाले, और अब पोटेंशियल विभव पे थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं। तो विभव का मात्रक एवं बीमा क्या होता है, बीमा लिखें, ठीक है। इसको अलग अलग पूछेगा, ऐसा नहीं मात्रक एवं बीमा अगर पूछेगा तो ये 2 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में एक नहीं होगा, 2 नंबर में आ जाएगा। हम इसको दो को ऑब्जेक्टिव बना सकते थे, लेकिन इसको 1 में लिखने का ये अर्थ है जो हमने 2 ऑब्जेक्टिव को मिला करके 1 ऑब्जेक्टिव में कर दिया, टाइमिंग के लिए हम किए ऐसा। तो विभव का मात्रक क्या होता है, तो चूंकि विभव बराबर V बराबर होता है, विभव को V से सूचित करते हैं, V बराबर क्या होता है W बटे Q, ठीक है, W वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहां से क्या हो गया, वर्क डन, W का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है वर्क का डायमेंशन ml² t-2, Q का होता है 80। अब यहां से देख लीजिए V का डायमेंशन क्या होगा, तो V का डायमेंशन हो जाएगा ml² और TQ A इनवर्स। ये इसका डायमेंशन हो गया, विभव का मात्रक हो गया। फिर विभव का डायमेंशन हो गया, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, तो चूंकि जूल पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज जूल का आवे क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का जूल, आवेश का कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इस को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। वोल्ट कहां से आया, तो ये पूछ देता है वोल्ट का मात्रक, अगर क्या कहते हैं विभव दे देगा, विभव का क्या कहते हैं विभव का मात्रक दे देगा, अब वहां पे लिख देगा जूल पर कूलम, एक ऑप्शन में दे देगा, दूसरे ऑप्शन में वोल्ट भी दे देगा, तीसरे ऑप्शन में जूल इंटू कूलम भी दे देगा, चौथे ऑप्शन में मान के चलिए ऐसे भी कर सकता है वो जूल वोल्ट पर मीटर, ये दे दिया, तो यहां से ये आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा और ये भी आंसर आ गया। दोनों जूल पर कूलम को भी वोल्ट बोलते हैं और वोल्ट तो होता ही है, जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं, तो दोनों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। और जूल ये दोनों नहीं होगा, ठीक। तो ये आज का क्लास ऑब्जेक्टिव इतना ही रहा, न्यूमेरिकल हमने बता दिया। आप लोगों के विशेष आग्रह पे हमने ये सीरीज शुरू किया है और आप लोग अब देखते हैं कितना आप लोग पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवे कीजिए और शेयर इस कारण के शेयर भी कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के पास पहुंच सके और सभी विद्यार्थी इसका इससे लाभान्वित हो सके। थैंक्स।